बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और कुछ नई डेवलपमेंट्स और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और इलेक्शन के नाम पे अभी पाकिस्तान के अंदर नंगा नाच जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो शुरू हो चुका है। और जिस तरह इलेक्शन का ऐलान किया गया उससे साफ आपको यही बज़ाहिर लगता है कि जैसे हर चीज़ फिक्स थी। और किस तरह फिक्स थी कि जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि वो किसी न किसी लेवल पे मुतमिन है कि वो शायद इलेक्शन को मैनेज कर सकते हैं, तो उस वक्त उन्होंने एक फुल टॉस दी और काजी फायज ईसा ने उसको उठा के बाहर ग्राउंड से, स्टेडियम से बाहर फेंक दिया। और उन्होंने कहा जी देखें, मैं आया हूँ और मैंने फ़ैसला लिया कि अब इलेक्शन होंगे, अब किसी की ज़रूरत कि वो इस पे बात करे। और अगर किसी को शक है कि इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे तो वो मीडिया पे आके और खुलेआम बात ना करे, बल्कि जाके अपनी बीवी से चुपके से बात करे। और इस पे काफ़ी लोगों ने मीम्स भी बनाई। लेकिन बज़ाहिर काजी फायज ईसा ने एक ये तासुर देने की कोशिश की कि एवरीथिंग इज़ इन माई कंट्रोल, कि जो मैं चाहूँ अदलिया की आप कह लें कि सुपरमेसी या का आइन की बालादस्ती के लिए वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि काजी फायज ईसा के इंटेंट को आप डाउट इस लेवल पे कर सकते हैं कि जो उनका फ़ैसला है उसमें कहीं भी उन लोगों को सज़ा या उन लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया जिन्होंने 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन को डिले किया। और जब उनकी आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ इवन आर्ग्यूमेंट भी हुआ था और वो इसी बात पे हुआ कि उन्होंने कहा कि जी सदर साहब ने ये टाइमली डिसीजन क्यों नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने कहा जिस चीज़ का सदर साहब ने डिसीजन लिया था केपी और पंजाब जो गवर्नमेंट के इलेक्शंस का, उसको तो हुकूमत ने इम्प्लीमेंट ना किया, तो उस पर वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। लेकिन ऑफ कोर्स उनकी इंटेंट कुछ इस किस्म की है कि जहाँ से आपको एक यही अब इसी तरह की बॉल्स जो हैं मुसलसल फुल टॉसेस जो हैं वो काजी फायज ईसा को मुहैया की जाएंगी। और वो जो आइनी सवालात मुसलसल कोई 6-7 महीनों से लोगों के जहनों में थे, और उन आइनी सवालात को अब आपको काजी फायज ईसा हल करते हुए दिखाई देंगे। और उससे आप लोगों को यही तासुर जाएगा कि काजी फायज ईसा जो हैं वो फुल कंट्रोल में हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अब इलेक्शन करीब है, ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, उनके ऊपर एक किस्म का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। कोई सियासी बंदा, जो कोई सियासी रहनुमा, वो नहीं चाहता कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करे या वो इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाए। तो आप कह लें कि अब सियासी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, चाहे वो पीटीआई से ज़्यादा, जो पीटीआई से मुंसलिक हैं उनके ऊपर प्रेशर है। क्योंकि वो कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सियासी रहनुमा नहीं चाहता कि वो सियासी दौर से बाहर हो। और अगर फ़र्ज़ करें पीटीआई के अंदर होते हुए उनको सियासत या इलेक्शन लड़ने से मना किया गया या उनके ऊपर प्रेशराइज उनको गिरफ़्तार की गई, तो गिरफ़्तारियाँ की गई, तो ऑफ कोर्स अब लोग जो हैं, अब ये हाई प्रेशर गेम है पॉलिटिकल लोगों के लिए। तो वो क्या करेंगे कि वो हो सकता है कि पीटीआई में छोड़ने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा होगी, लोग रेजिस्ट करेंगे क्योंकि वोट जो है वो इमरान खान का है। तो इस हवाले से अभी आपको तेज़ी नज़र आएगी। फवाद चौधरी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी की अहलिया आपको इंतहाई अफसोस की बात है कि वो आपको रोती हुई नज़र आई अदालत के बाहर। लेकिन मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी और इस जो के साथ जो हुआ है वो मेरा ख्याल है कि ये फवाद चौधरी का अपना किया कराया है। क्योंकि आप इस लेवल पे कभी नहीं जाते। जो उनके ट्वीट्स देख लें, उनकी अहलिया के ट्वीट्स देख लें, वो मुसलसल आर्मी चीफ और काकड़ की तारीफ़ों के जो पुल बांधते नज़र आ रहे थे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी उसको नहीं बचाया। तो ऑफ कोर्स तो अब फवाद चौधरी जो हैं वो मुकम्मल तौर पे फंस चुके हैं। और फवाद चौधरी को वो जो एक सोशल सपोर्ट है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, वो भी मिलती नज़र नहीं आती। और उसकी वजह यही है कि जो बिट्रेयल था, जो उन्होंने जिस तरह खान साहब को छोड़ा और किस लेवल पे छोड़ा, और फिर उसके बाद लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ना वो इधर गए हैं ना उधर गए हैं। बहुत तारीफ़ें की अनवारुल्लाह काकड़। अब अनवारुल्लाह काकड़ के हाथ में क्या है, वो बेचारे तो बेबस हैं। वो तो असल में डमी ही से कहते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो फवाद चौधरी जो है वो अब मुकम्मल तौर पे आप देखते हैं कि वो आपको फंसे हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद जो अगला मौजू, अगली बात आपसे करनी है, वो आपने देखा होगा कि जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी उठा लिया गया है। और उनके भाई जो हैं वो कहते हैं कि हम अपनी
जिस बात पे खड़े हुए हैं उस पे खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले असद कैसर साहब ने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की और वहाँ पे जाकर उनके पीछे नमाज भी पढ़ी, लेकिन बज़ाहिर उससे एक वीडियोस भी बनाई गई और एक नया बयानिया भी सेटअप किया गया, और मौलाना फजल रहमान ने यहाँ तक कह दिया कि ये लोग मेरे पास जो है वो NRO लेने आए थे और मैंने नहीं दिया। तो यहाँ से आप मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब सियासी जो लोग हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है, और कोई भी सियासी रहनुमा नहीं चाहता कि वो इलेक्शन, ऑफ कोर्स ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे जो लोग कारोबार करते हैं, ईद के करीब आके कारोबार में बहुत तेज़ी आती है और कोई नहीं चाहता कि वो उस चीज़ को मिस करे। तो अब कोई नहीं चाहता कि वो इस इलेक्शन को मिस करे और अगले 5 साल वो खाली बैठा रहे, क्योंकि उनका काम ये है। और इस हवाले से बहुत सी तेज़ी नज़र आएगी। और साथ ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर बहुत सी बातें होती थी सिविलियन सुपरमेसी को लेके और आइन की जो है हुक्मरानी को लेके, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो लोग इस पे बात करते थे वो एक इंतहाई जाहिलाना किस्म का, माजरत के साथ जाहिलाना किस्म का एक तबसरा करते हैं कि अभी PTI को उन हालात का सामना है जो 2018 के अंदर PMLN को था। ये गलत बात है। PMLN के लोगों को जिनको गिरफ़्तार किया गया था, करप्शन के नाम पे किया गया था, और वो लोग किसी ना किसी हद तक आप कह लें कि एक अच्छी जो फैसिलिटीज़ थे वो कैद के अंदर इंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ उनका राब्ता जो था वो उनके अपने लोगों के साथ भी था। लेकिन जहाँ तक आप PTI के लोगों का, इनके तो घरों को मसमार किया गया, इनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात किए गए, और दहशत गर्दी के मुकदमात के अलावा अभी जो उनके साथ हो रहा है कि उनकी बहनों को भी अभी फैसलाबाद के अंदर एक केस, एक वाक़या रूनुमा हुआ कि पुलिस जो है उसकी बहन को उठा के ले गई, और ये कभी नहीं हुआ। और इस अगर ऐसा होता तो इस पे बड़े क्या नाम है, आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है आपको इखलाकी भाषण भी मिलते। और ये इखलाकी भाषण अब देखें, लम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ सवालात जो पूछे, और उन सवालात का जवाब देने की बजाय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो तुम और तू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे, और पर्सनल होके जवाब दिए कि मैं आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला कर रहा हूँ। भाई आप ये नहीं फ़ैसला कर सकते कि सुबह आपने टाई कौन सी पहननी है, तो आप हमारे मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला करेंगे। लेकिन बज़ाहिर आपको जो है आप अंदाज़ा करें कि एक नई किस्म की जो है वो ड्रामेबाजी, और इस पे वो लोग जो तबसरे कर रहे हैं कि PTI को उन्हीं हालात का सामना है जो 2018 को में PMLN लोगों को सिर्फ फ़ोन किया जाता था, और वो उस फ़ोन का जिक्र भी महकमा ज़राअत के तौर पे करते थे कि महकमा ज़राअत से हमें फ़ोन आया है और वो हमें कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को जो है वो बदलें। और सिर्फ एक फ़ोन आता था, मैं दोबारा वजाहत करता चलूँ कि उनको एक फ़ोन आता था, और उस फ़ोन को भी वो कहते थे कि महकमा ज़राअत की तरफ से फ़ोन आता है, जबकि PTI के लोगों को फ़ोन नहीं आता। PTI के लोगों को उठाया जाता है, उनके घरों को मसमार किया जाता है, उनकी बहनों को उठाया जाता है, और उनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात किए जाते हैं। अभी हाल ही के अंदर जो पाकिस्तान फ़ौज के हमारे जो जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनके लेके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ड्रामेबाजी की जा रही है, और एक नया ऐलान जो नैरेटिव सेटअप करने की कोई कोशिश की जा रही है, और उसके बाद जो नए मज़ालिम ढाए जाएंगे, तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि PTI को 2018 वाले हालात का सामना है। ये कदरे मुख्तलिफ और बड़े एग्रेसिव और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के हालात हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप ऐसे जो तज्ज़ियात से परहेज़ करें। उसके बाद एक और बड़ी अहम बात की जाती थी तुर्की के अंदर, जो आपको पता है कू की नाकामी हुई, और उसके बाद बहुत सी मीम्स बनी, और वो मीम्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी बनाते रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स पे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पे बहुत ज़्यादा बनाई। और वो मीम्स ये थी कि अब टैंकों के सामने लेटने का वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान के अंदर मैं कहूँगा कि अभी टैंकों के सामने लेटने का सही वक्त आ गया है। आपको टैंकों के सामने लेटने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक फ़ैसला करें कि जो लोग अवाम की राय, जो लोग अवाम की सोच, और जो लोग अवाम का जो एक हक़ राय दही है
اس کے خلاف جا کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور کالمس میں یہ لکھواتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم نے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، ہم نے اس پارٹی کو جو ہے وہ منتخب کروانا ہے، تو اس کے بعد آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ ایک ریزسٹنس بن کے کھڑے ہو جائیں، آپ ان لوگوں کی اس دھونس اور اس جو ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہو کے ووٹ ان کے خلاف ڈالیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے بنیادی طور پہ آپ کا ٹینکوں کے آگے لیٹنے کا، اور یہاں سے آپ ثابت کریں گے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ چھوٹی نہیں رہی، پاکستان کی عمر اچھی خاصی ہو گئی ہے، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے جن مرضی فیصلوں پہ لگا دیں، لیکن جب ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ایگو ہوتی ہے، وہ اس طرح پھر آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اب ایک ڈیسیژن لینا چاہیے، آپ لوگ اپنے ووٹ کا صحیح فیصلہ خود کریں، چاہے جس کو مرضی ووٹ دیں، لیکن آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ آپ کی رائے کے خلاف آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ ہم نے چوز کر لیا اور اس کو آپ کے اوپر مسلط کرنا ہے، آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں، اور کھڑے ہوں، اگر آپ نہیں نکل سکتے ان کے خلاف باہر تو ایٹ لیسٹ ان کے خلاف ووٹ دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ پوری پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ساتھ پاکستان استحکام پارٹی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اس دھوکے میں نہ جائیے گا کہ شاید پاکستان استحکام پارٹی جو ہے وہ اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ طور پہ الیکشن لڑیں گے، نہیں، یہ سارے اگلے سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے کا ٹائم آ گیا، تو صحیح معنوں میں ٹینکوں کے آگے لیٹنے کا اب ہی ٹائم آیا ہے، اور میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر اب آپ لوگوں کو گلی نالیوں کو پکا کروانے سے فرصت اب آپ لوگوں کو مل جانی چاہیے۔ آپ لوگ اس دفعہ اس بنیاد پہ ووٹ نہ دیں کہ ہماری نالیاں اور ہماری سولنگ اور ہماری گلیاں کون پکی کروائے گا، بلکہ آپ اس بات پہ ووٹ دیں کہ پاکستان کے اندر آپ کے بچوں کا مستقبل کون سیکیور کرے گا، اور بچوں کا مستقبل یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو لیپ ٹاپ کون دے گا۔ آپ کو اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ایک اچھا جو ہے انوائرمنٹ ہوگا اور ایک عوام کی جو ایک عوام کی رائے سے منتخب کردہ لیڈر آئے گا تو آف کورس وہ عوام کے فیصلے بھی کرے گا۔ اور جب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پاکستان کے اندر آپ گاؤں کی سیاست پہ نظر دوڑائیں تو آپ جو بندہ آ کے گاؤں کے نمبردار سے ووٹ لے کے جاتا ہے نا، وہ اسی کے کام کرتا ہے، اور وہ آپ کو بادر بھی نہیں کرتا جب وہ جیت جاتا ہے، اور جب آپ ڈائریکٹلی ووٹ دیتے ہیں ان کو اور اس کے بعد وہ آپ کو بھی ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کی بات بھی ڈائریکٹلی سنتا ہے اور آپ کے کام بھی کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اگر پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو لے کے آتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم ان کو لے کے آتے ہیں، تو اس کے بعد عوام کے آپ کے حقوق کی بات کوئی نہیں کرے گا۔ ان کے اسکول بھی اپنے ہیں، ان کی سڑکیں بھی اپنی ہیں، ان کی جگہ بھی اپنی ہیں، وہ اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کر لیتے ہیں، آپ جائیں باہر میں۔ تو اگر آپ نے اس دفعہ گلیاں اور سولنگ اور ان چیزوں سے آپ کو فرصت ملے تو آپ ووٹ دیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ووٹ دیں، اس کو ووٹ دیں جو آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے، نہ کہ کسی کے اوپر بیٹھ کے آئے، اور وہ آپ کے لیے فیصلے بھی کرے گا، آپ کے بچوں کا سوچے گا بھی اور اس کو پریشانی بھی ہوگی۔ تو اصل جو ہے اس وقت جو ہے وہ امتحان آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگ کس طرح سوچتے ہیں، آپ لوگ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں۔ باقی پاکستان تحریک انصاف نے تو فیصلہ کیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم ہر سیٹ سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے، اور آف کورس لوگ ملیں گے بھی اور وہ الیکشن کانٹیسٹ بھی کریں گے، لیکن فیصلہ آپ پہ آ کے رکے گا کہ آپ لوگ اس دفعہ کس طرح آپ لوگ ہمت دکھاتے ہیں، اور کس طرح آپ جو پولنگ پہ کھڑے ہوئے جو آپ کے وہ لوگ جو آپ پہ بااثر ہیں، وہ آپ کو آنکھیں دکھا کے آپ سے ووٹ لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے، آپ کتنے غیرت مند ہیں، اس چیز کا جو جواب ہے وہ آپ 8 فروری کو دیں گے۔ اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔